दे आर, ठीक है। डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे चेक करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है। कई एल्गोरिथम है, इसमें से कौन बेस्ट है उसको हम लोग क्राइटेरिया के बेसिस पे ही चेक करते हैं। ये सारे क्राइटेरिया को निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि कौन सा आपका बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है सीपीयू को यूटिलाइजेशन वाला, इसके बाद थ्रूपुट, तीसरा है टर्न अराउंड टाइम, फिर वेटिंग टाइम, लोड एवरेज, ये सब हमने रिस्पॉन्स टाइम, ये सब क्या है टर्म, ये सब यूज भी होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। पहले एक करके छोटा छोटा इसको समझा देते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हुआ? यूटिलाइजेशन समझने की सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, है ना, 100% यूज करें तो समझिए कि सही से यूटिलाइजेशन हुआ सीपीयू का। हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन सही से करते ही नहीं है। आप जैसे मान लो अपना लैपटॉप आप रखे हुए हो, सीपीयू को काम करना है 100%, काम करने की पावर है, कैपेबिलिटी, लेकिन हम दे रहे हैं उसको 2%, 4%, 10% काम करने की कैपेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे जैसे हम अभी अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं तो मेरा सीपीयू का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हमने पीडीएफ ओपन कर दिया, व्यू कर रहे हैं, तो पीडीएफ का यहाँ पे परसेंटेज मतलब 100% ऐसे तो लग रहा है कि मेमोरी में लोडेड है, यूज हो रहा है सीपीयू, लेकिन यूज नहीं हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है ना। उसका हम हो सकता है बहुत कम परसेंटेज यूज कर रहे हैं, वो देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, टास्क मैनेजर में जाकर देख सकते हैं कितना परसेंटेज सीपीयू सर यूज एक बार कॉन्टेक्ट स्विच से थोड़ा सा बता दीजिए ना। किससे। कॉन्टेक्ट। कंटेक्स्ट, यस सर। फिर पीछे जाना पड़ेगा आपको। सर थोड़ा सा बता दीजिए सर वहाँ से। अच्छा अच्छा, रुकिए तो रुकिए रुकिए, फिर हमको बैक जाना पड़ेगा, रुकिए तो ओपन करने दीजिए तब। कौन सा स्लाइड था मुझे एक मिनट। हाँ 7 नंबर था, 7 नंबर। आया देखिए, तो आया ये शायद शेयर करने के बाद दिख रहा है, आ रहा है देखिए तो, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, आ रहा है। यस सर आ रहा है। ये सॉल्व कर रहे हैं जो दिख रहा है ना, ठीक है। यस चलिए सर। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बता देते हैं। स्विचिंग क्या होता है, डिस्पैचर तो समझाए थे, फिर से इसको समझाना पड़ेगा हमको। एक बार फिर से समझा दीजिए यहाँ से वो कॉन्टेक्ट स्विच से सीपीयू शेड्यूलिंग सब समझा दीजिए एक बार फिर से। ठीक है ठीक है, चलो पहले चलो इसको हम इस स्लाइड को पूरा को एक बार रिवीजन कर देते हैं, चलो ठीक है। यस सर। सबसे पहले आप बात करते हैं क्या शेड्यूलिंग होता है, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, है ना। शेड्यूलिंग समझ ही रहे, समझाया भी एक दिन कि शेड्यूलिंग क्या होता है। कोई वर्क को हम शेड्यूल में फॉर्म में करते हैं, शेड्यूल्ड वे में करते हैं, तो वर्क सही से कोई हो पाता है, सही से खत्म हो पाता है ना। उसके लिए एक शेड्यूल हम लोग बनाते हैं कि हमको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हम लोग यदि पढ़ते भी है तो उसमें शेड्यूल कर लेते हैं कि अपना एक रूटीन बना लेते हैं पढ़ने के लिए कि आज हम किस पेपर को पढ़ना है, कितना देरी पढ़ना है, किस पेपर को पढ़ना है, कितना देरी पढ़ना है। तो उससे फायदा क्या मिलता है, हम पे सब पे सारे पेपर पे इक्वल टाइम डिवाइड करके हम शेड्यूल बना लेते हैं, तो सारा पेपर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन जो शेड्यूल बना के नहीं पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, तो उसका क्या होता है, वो पेपर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई पेपर समय नहीं मिल रहा है, वो पेपर सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो उसमें मार्क्स गड़बड़ा जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। इन शेड्यूल्ड वे में करेंगे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे, एक शेड्यूल फॉर्मेट फॉलो करके करेंगे, एक टाइम पीरियड देके मेंशन करके करेंगे, तो क्या होगा, वो काम अच्छे से होगा, अच्छे ढंग से वो प्रोसेस होगा। तो सीपीयू में भी जैसे प्रोसेस, कंप्यूटर में भी कोई काम हम करते हैं तो उसके लिए भी शेड्यूल तैयार करते हैं कि कैसे उसको किया जाए, है ना। इसके लिए कई तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दिया गया है, जिसके बेसिस पे प्रोसेस को हम लोग कैसे, कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा, किसको कैसे करेंगे कि सब काम सही ढंग से, सारा प्रोसेस सही ढंग से हो सके। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम है जो कि अभी हम लोग वो पेज ओपन किए थे, चलिए वो एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या हुआ, किस कैसे किस एल्गोरिथम को यूज करके काम कौन करेगा, काम करने वाला कौन है, सीपीयू। सीपीयू को कैसे हम उसको डेटा ट्रांसफर करें, सीपीयू को कैसे उसको भेजें कि कौन काम को जल्दी से अच्छे से करके वो दे दे। ये बात किससे आती है, सीपीयू शेड्यूलिंग से बात आती है। मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, कोई भी प्रोसेस को, सीपीयू को जो प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं, कैसे भेजा जाए कि कम से कम मतलब वेटिंग स्टेट में जाए बिना, ठीक है, और सीपीयू उसको प्रोसेस करके दे दे। ये किससे सॉल्व होता है, शेड्यूलिंग से। इसके लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनाया गया है,
तो डिफरेंट नेम्ड एल्गोरिथम है जिसको यूज करके हम शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे ओवरव्यू हम दे दिए। अब फिर से बात करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस which allow one process to use the CPU while the execution of another process is on hold due to unavailability of any resource like I/O in device. Thereby, make full use of CPU. The main of CPU scheduling is to make system efficient, fast and fair. क्या बताया, जो ही बताया आपको कि जैसे हम सीपीयू को काम करने के लिए दे दिए मोर देन वन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस 1 2 3 4 कई प्रोसेस है, हम काम करने के लिए सीपीयू को भेज दिए। अब सीपीयू कैसे करेगा, हमने बताया था कि जो काम हम भेजते हैं सीपीयू तो एक है, यूनिक प्रोसेसर है, तो एक ही काम एक बार में करेगा, एक से ज़्यादा तो करेगा नहीं। जिसके लिए हम लोग क्या करते थे, बताए थे कि रेडी क्यू, एक क्यू मेंटेन करते थे। रेडी क्यू में जिस प्रोसेस को करना है उस प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल दिया, आ गया। अब क्या करेगा, सब रेडी क्यू में है। अब क्या हुआ, पहला काम में गया प्रोसेस P1, अब उसको क्या करेगा, काम करना शुरू किया सीपीयू। लेकिन मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था उस प्रोसेस में जिसके लिए कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो क्या हुआ, वो इनपुट आउटपुट के लिए वो वेट करने लगा प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि अब सीपीयू भी वेट करता रहेगा कि तुम इनपुट आउटपुट करो तब तक इंतजार करे, नहीं। अभी क्या करेगा सीपीयू, दूसरे प्रोसेस को करना शुरू करेगा और उनको डाल देगा कि फिर से आओ रेडी क्यू में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर हो जाओ फिर से आओ, तब तक वो दूसरा काम करने लगेगा। जैसे ही उसको रिस्पॉन्ड मिला फिर उसको प्रोसेस करा दिया। इससे फायदा क्या मिला कि सीपीयू आइडियल नहीं हुआ और इफिशिएंट काम करके, फेयर काम करके दे दिया। ये बेनिफिट देता है कौन, आपका शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या दिया, वेटिंग स्टेट में उसको डालेगा जिसको कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और उस पीरियड में दूसरे प्रोसेस को काम करेगा, न कि सीपीयू आइडियल रहेगा। ये शेड्यूलिंग मेंटेन करके रखता है। यदि ये शेड्यूलिंग हम नहीं करके रखेंगे तो एक काम करता रहेगा, इनपुट के लिए वेट कर रहा है तो वेट करते रहेगा, दूसरा काम ही नहीं करेगा। तो सीपीयू का पूरा यूज हुआ, सीपीयू चल गया 100% यूज हो रहा था, चल गया 0% पे। ठीक है, तो सीपीयू का एक्चुअल हम लोग यूज नहीं कर पाए, थ्रूपुट को, एक्चुअल वर्क को यूज नहीं कर पाए। इसलिए शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो शेड्यूल क्या फायदा मिलता है कि सीपीयू ज़्यादा देरी वेट नहीं कर पाता है, आइडियल नहीं हो पाता है, और इफिशिएंटली फास्टली काम करके भी दे देता है। ये देता है कॉन्सेप्ट कौन, सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, समझ में आ गया हो कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। व्हेन द सीपीयू बिकम आइडियल, द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी बोल रहे थे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ मेंशन है, व्हेनेवर सीपीयू बिकम आइडियल, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी क्यू टू बी एक्सिक्यूटेड। मतलब बॉडी क्यू से लिया और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है तो अपना वेट आइडियल स्टेट में, उसको वेटिंग स्टेट में डाल दिया और दूसरा को काम करना शुरू कर दिया। सीपीयू उसके लिए इंतजार करते नहीं रहा। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेस कैरी आउट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर। ये काम किसके थ्रू होगा, तो बताया था शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म शेड्यूलर। एक काम किसके थ्रू होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू होगा। शेड्यूलर बताया था कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम, मिडिल टर्म शेड्यूलर, 3 तरह के शेड्यूलर आप लोगों को डिस्कस किए थे, वो 2-3 स्लाइड पे आने वाले। ठीक है, और इसमें किसको इन्वॉल्व करता हो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा कि वो जो रेडी क्यू में है उसको एक्सक्यूशन के लिए, मेमोरी से एक्सक्यूशन के लिए सीपीयू को अलॉट कर दे और देन उसका प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो सीपीयू को अलॉटमेंट कौन किया, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यदि कोई भी प्रोसेस चला गया आइडियल में तो उसको फिर अगेन आइडियल से फिर अपना वो वेट करता रहेगा, इंतजार नहीं करेगा, वेटिंग में डाल देगा और दूसरा को उठाएगा, डेटा को दूसरे प्रोसेस को गेट करेगा और देन उसको सीपीयू को एक्सक्यूशन के लिए भेज देगा। ये काम कौन करता है, कौन, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये काम होता है सीपीयू। तो इससे पता क्या चला, पूरे प्रोग्राम से पता चला क्या, शेड्यूलर क्या दिया कॉन्सेप्ट। शेड्यूलर एक सीपीयू शेड्यूलर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसमें मोर देन वन प्रोसेस सीपीयू को हम काम करने के लिए दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा काम कम समय में कैसे करके दे, ये बताता है कौन, आपका सीपीयू शेड्यूलर कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फास्ट एंड फेयर लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो काम वेटिंग में चल गया हो अब उसका काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उसका भी काम होगा। जैसे वो वेटिंग से जैसे ही वो रेडी में आएगा फिर उसका काम होगा, ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि
आपका दूसरा का काम करने लगा तो उसका काम छोड़ देगा, ऐसा नहीं, उसका भी काम करेगा। तो हो गया यहाँ पे फेयर वर्क का यूज किया गया। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग है क्या। अब यहाँ बात करते हैं, एक तो हो गया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का बेसिक, यहाँ पे अलॉटमेंट का काम होगा जो रेडी क्यू में अगला प्रोसेसर है, अगला अगला प्रोसेस जो है रेडी क्यू में नेक्स्ट प्रीवियस पीछे वाला उसका उसको प्रोसेसर को लॉट कर दिया। डिस्पैचर क्या होता है, ऑडी डिस्पैच। डिस्पैचर बेसिक काम क्या होता है, एक अनदर कंपोनेंट जो सीपीयू शेड्यूलिंग में इन्वॉल्व होता है फंक्शन के लिए, उसका नाम क्या है, डिस्पैचर। मतलब कह सकते हैं अनदर कंपोनेंट इन्वॉल्विंग सीपीयू शेड्यूलिंग फंक्शन इज अ डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या है, एक अलग फंक्शन है शेड्यूलिंग के सीपीयू शेड्यूलिंग में, वो क्या कहलाता है, डिस्पैचर। डिस्पैचर का बेसिक काम क्या करता है, डिस्पैचर का बेसिक काम क्या है, डिस्पैचर इज अ मॉड्यूल दैट गिव कंट्रोल टू द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मतलब जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो प्रोसेस को सेलेक्ट किया, ठीक है, उसको सीपीयू को कंट्रोल भेजने का काम है ना, सीपीयू को कंट्रोल भेजने का काम कि आप उसको रन कराइए, वो काम कौन देखता है, डिस्पैच। कौन सा प्रोसेस उठाना है एडीक्यू से वो शॉर्ट टर्म बता दिया, और सीपीयू को काम करने के लिए कंट्रोल भेजेगा कौन, तो डिस्पैचर। तो डिस्पैचर एक मॉड्यूल है जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने जो सेलेक्ट करके प्रोसेस दिया, उसको कंट्रोल सीपीयू को ट्रांसफर कर देना ताकि सीपीयू उसको रन करा सके, कैपेसिटी करता है कौन, डिस्पैचर। वो समझ में आया कि डिस्पैचर का बेसिक काम क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का बेसिक काम क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करें स्विचिंग कंटेक्स्ट, तब ये पूरा बैक आते हैं इसी में, क्योंकि डायरेक्ट स्विचिंग कंटेक्स्ट की बात नहीं आती, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसका फंक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्विचिंग कॉन्सेप्ट का, स्विचिंग यूजर मोड। स्विचिंग में बताए थे, स्विचिंग में जैसे कैसे स्विचिंग क्या होता है, कैसे एक कंटेक्स्ट से दूसरे कंटेक्स्ट में मूव करेंगे, वो क्या कहलाता है, स्विचिंग। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे मूव कर रहा है, इसका स्विचिंग का पूरा एक ग्राफिक स्ट्रक्चर दिया गया, कैसे कैसे स्विच कर रहा है। तो स्विचिंग कंटेक्स्ट क्या होता है, जब जब एक वर्क से दूसरे वर्क में मूव कर रहे हैं, या एक यूजर मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में मूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं स्विच करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, लोकेशन में जंपिंग होता है ना। तो क्या हुआ, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इस फंक्शन इन्वॉल्व क्या होता है, स्विचिंग कंटेक्स्ट, स्विचिंग यूजर मॉड्यूल, और जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम। ठीक है, टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट लास्ट टाइम। मतलब अब जब वो प्रोसेस का काम कर रहा था तो इनपुट के लिए वेट किया, तो कहाँ तक का उसका रन किया, जहाँ तक का रन किया उसके आगे का फिर कोड उठाकर मेमोरी में लेकर देन उसको फिर अगेन प्रोसेस के लिए रेडी करके देन उसको प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं है कि आगे का स्टेट में रन नहीं, आगे का भी स्टेट में रन करना है, तो फिर वो जंप करेगा उस मॉड्यूल पे, फिर उसको इंस्ट्रक्शन को गेट करेगा, देन वो इंस्ट्रक्शन को लेकर रन करेगा। एक काम इन्वॉल्व होता है किसका, डिस्पैचर का। डिस्पैचर का बेसिक काम खाली नहीं हुआ कि सीपीयू को प्रोसेस के लिए कंट्रोल तो ट्रांसफर कर ही दिया, लेकिन जहाँ पे प्रोसेस एंड हुआ था वहां से फिर अगर उसी को उठाएगा और फिर वहां से आगे की ओर कंट्रोल को ट्रांसफर करते जाएगा सीपीयू को कि कैसे कैसे आप उसका काम आपको करना है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट उसमें से गेट करके एक काम होता है किसका, डिस्पैचर। ठीक है, तो डिस्पैचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ इन्वॉल्व किया कि कोई भी जॉब जो चल रहा था बीच में वो छूट गया है, ठीक है, अब उसको कंट्रोल को फिर ट्रांसफर हो गया सीपीयू को, तो फिर अगेन वहां से भी इंस्ट्रक्शन उठाना, जहाँ पे छूटा था उसको लेकर फिर आगे की ओर प्रोसेस करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है रहती है किसकी, डिस्पैचर की। डिस्पैचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जो कि प्रोसेस को सीपीयू को अलॉट कराने में हेल्प करता है, जो स्टेटमेंट रह गया रन करने में उसको हेल्प करता है रन कराने में। ठीक है, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि एक कंटेक्स्ट से दूसरे कंटेक्स्ट में मूव करता है, वो क्या कहलाता है, स्विचिंग कंटेक्स्ट का। ठीक है, उसका एक प्रॉपर एक स्लाइड भी डिस्कस किए थे हम स्विचिंग कंटेक्स्ट का, जो एक दो स्लाइड शायद पीछे ही था। ठीक है, जैसे आपका स्विचिंग कैसे होता है, छोटा सा यहाँ समझिए, यहाँ पे जैसे कोई इवेंट है और रिस्पॉन्स टू इवेंट है, ये देना है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स इंटरवल इतना है कि इतना इंटरवल रहेगा उसको काम करने में। जैसे आप कोई इंटरप्ट प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्पैच लिटेंसी इन्वॉल्व होगी इसमें। प्रोसेस में अवेलेबल, जो प्रोसेस इसका अवेलेबल है, पहले इंटरप्ट हुआ तो डिस्पैच लिटेंसी क्या करेगा, उसको फिर गेट करेगा जो स्टेटमेंट बचा जहां से था, और रियल टाइम प्रोसेस के लिए अगर एक्सक्यूशन के लिए भेजेगा। ठीक है, अब इस बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, डिस्पैच भी हो सकती है। तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कन्फ्लिक्शन हो रही है कोई भी चीज में, एक को रोकेगा फिर उसको फिर डिस्पैच करेगा उसको वर्क करने के लिए। ऐसा कई केस में आता है
कि कंफ्लिक्शन आ जाएगी, तो कोई एक काम करेगा और देन उसको प्रोसेस करेगा, या तो जॉब को स्टॉप करेगा और दोनों को प्रोसेस नहीं करने देगा। इस देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेटवर्क में मोर देन वन सिस्टम कनेक्टेड है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। जैसे मान लीजिए मोर देन वन सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है, आपको ये मालूम भी होगा, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए कि हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईडी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, उस आईपी एड्रेस पे वो नेटवर्क में कनेक्टेड होता है। तो जानते हैं, मान लीजिए एक सिस्टम का आईपी एड्रेस मान लीजिए 1 दिया, दूसरे सिस्टम का भी आईपी एड्रेस मान लीजिए हमने 1 रखा है, और जब हम नेटवर्क में दोनों को जोड़ते हैं, ये वो को ऑन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दूसरा जब ऑन करते हैं तो जानते क्या होगा, उसको मैसेज मिलेगा कि आपका आईपी कंफ्लिक्ट हो रहा है। अब आईपी कंफ्लिक्ट हो रहा है तो उसको काम करने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रिसोर्स उसका यूज कर रहा है उस आईडी पे, तो आपको काम करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो कन्फ्लिक्शन रहेगा तो एक को रोकेगा ताकि एक प्रोसेस होता रहे, जब उसका प्रोसेस खत्म होगा तब उसका कनेक्ट करेगा, देन उसको प्रोसेस करेगा। तो ये डिस्पैच करने में, डिस्पैचर में ये भी आइडेंटिफाई करता है कि कन्फ्लिक्शन तो नहीं है, कन्फ्लिक्शन है तो उसको भी हैंडल करने का काम करता है कौन, डिस्पैचर। और जो उसमें जो टाइम इन्वॉल्व होगा वो उतने देरी के लिए आपको प्रोसेसर को वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आती है कैसे कॉन्टेक्स्ट में स्विचेज मिलती है। अब भाई टाइप ऑफ सीपी शेड्यूलिंग है ना, टाइप ऑफ शेड्यूलिंग में क्या हुआ, पहले आते हैं सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप का शेड्यूलिंग लेने का डिसीजन करते हैं। पहला है सीपी शेड्यूलिंग डिसीजन में भी टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किस किस समय में ये ले सकते हैं, ये देख लीजिए। पहला, व्हेन प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, है ना, इस केस में आएगा तब हम शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है। या व्हेन प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, इसमें कॉन्सेप्ट में आएगा। या वेटिंग टू रेडिंग में आएगा तो भी आएगी आपको। स्विचिंग कई तरह का मिलेगा, रनिंग टू वेट स्विच में, या रनिंग टू रेडी, या वेटिंग टू रेडी। ठीक है, या प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो रहा है ना, उसमें जरूरत पड़ती है, सारे सर्कमस्टेंसेस में जरूरत पड़ जाती है किसकी, शेड्यूलिंग की। ठीक है ना, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट टाइप का शेड्यूलिंग भी यूज करते हैं हम लोग, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, जो हम पहले बता चुके हैं। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। फिर भी एक बार कहिए, फिर से दोबारा नहीं तो बताते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या अंतर है बताए, पहले भी डिस्कस किए थे। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, अंडर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, once the CPU has been allotted to a process, the process keep the CPU until release the CPU, otherwise terminating or otherwise switching to wait state। समझे, मतलब नॉन प्रिमिटिव में क्या करेगा, CPU को अलॉटेड के रहेगा जब तक कि प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, या प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तब तक वो प्रोसेस खत्म होता तो रिलीज उसको कर देगा, या कोई टर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होता, या कोई कारण से वो वेटिंग स्टेट में नहीं जा रहा है। ठीक है, तब तक वो सीपीयू को अलॉटेड रहता है प्रोसेस, उसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे ये टेक्निक कहाँ यूज किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आई प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक प्लेस आर यूजुअली असाइन्ड विथ पैरिटी। मान ली कोई हायर पैरिटी का आ गया तो बीच में आपको रोक देगा और आपका काम नहीं होगा, हायर पैरिटी वाला काम पहले हो जाएगा। उस तरह की शेड्यूलिंग जहाँ पे आएगी उसको कहते हैं क्या, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। मतलब आप तो काम कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, ठीक है, बीच में कोई हायर पैरिटी वाला आ गया तो आपका काम रोक दिया और उसका काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसका काम खत्म हुआ तब आपका काम कर रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट जब मिलती है उसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में किसका हुआ कि हायर प्रायोरिटी वाला को प्रेफरेंस पहले दे देगा, लो प्रायोरिटी वाले को बाद में देगा। मान लो वो काम भी कर रहा है, आपकी प्रोसेस भी हो रही है, लेकिन आपकी प्रोसेस बीच में रुकेगी और हाई प्रायोरिटी वाला का काम हो जाएगा। जैसे आप जाते हो क्यू मेंटेन करते हो, मान लो टिकट काउंटर पे, ठीक है, तो जहाँ पे टिकट काउंटर पे जाते हैं हम लोग हैं तो लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग लाइन में लगे, मतलब रेडी क्यू में हम लोग हैं। अब हम लोग को प्रोसेस होना है ना, टिकट काउंटर पे जाए, टिकट हमको मिलना है। अब कोई बंदा आ गया, वीआईपी अंदर आ गया, अब उसका प्रेफरेंस उसको दे दिया, वीआईपी आ गया भाई, उसको प्रेफरेंस दे दिया। अब हम लोग खड़े हैं
और वो प्रोसेस करके टिकट लेके चला दी। लेकिन कहीं कहीं काउंटर पे ऐसा होता है कि नहीं आप भी लाइन में जाओ, तो वो जहाँ पे कहा कि नहीं आप भी लाइन में जाओ, तब समझिए कि वो शेड्यूलिंग क्या हो गया, नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। मतलब आपका प्रेफरेंस से मतलब नहीं है, जो मेरे को आया हुआ है पहले क्यू में उसका पहले करेंगे, आपका जब नंबर आएगा तभी हम करेंगे। रेडी क्यू में जो है उसका ही करेंगे, ऐसे नहीं कि दूसरे को नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि हाई पैरिटी का आएगा तो रेडी क्यू वाला वहाँ पे बैठा रह गया, दूसरा करके निकल गया। एक बात आएगी किस में, प्रिम्प्टिव में, और नॉन प्रिम्प्टिव में ऐसी बात नहीं आएगी। तो जहाँ भी इस तरह का सिचुएशन मिलेगा वहाँ पर कि बीच में पैरिटी को वाले को प्रेफरेंस देना है हमको, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। हमको पैरिटी से कोई मतलब नहीं है तो हम लोग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। ये दो तरह का शेड्यूलिंग हम लोग यूज करेंगे भी, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में डिफरेंट डिफरेंट यूज करेंगे, जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के लिए बात है। ठीक है, अब आते हैं मेन, अब बातें जो बात आते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, मेन जो आज डिस्कस करना था हमें। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करने से पहले हमने आपसे कहा भी था कि सबसे पहले हम बात कर लें इसमें क्या क्या टर्म यूटिलाइज हो रहा है, क्या क्या टर्म यूज होगा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहला टर्म होता है जो क्राइटेरिया जो चेक किया जाता है, कंसीडर किया जाता है बेस्ट शेड्यूलिंग के लिए। अभी बताया दे कि बहुत सारा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम जज कर सकते हैं। इसमें ये सारे क्राइटेरिया है जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सीपीयू का यूटिलाइजेशन, तो समझा कि सीपीयू को हम हैवी लोड देकर रखें। ठीक है, और इससे क्या होगा, सीपीयू का एक्चुअली हम लोग आइडियल होने नहीं दे, 100% यूज करने की सोच, तो कल आता है सीपीयू को यूटिलाइजेशन। मतलब मेक बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू, है ना, नॉट द बेस्ट एनी सीपीयू साइकिल। सीपीयू शुड वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बिना कोई सीपीयू साइकिल मिस किए बिना हम चाहते हैं सीपीयू को यूज करना चाहते हैं, तभी वो सीपीयू वर्क करेगा प्रॉपर बेस्ट टाइम से 100% टाइम के साथ, नहीं तो काम करने के बाद वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि यदि आप 40% यूज कर रहे हैं तो लाइट लोड है, और 90% यूज कर रहे हैं तभी हैवी लोड है। मतलब आपको रखना है हैवी लोड के फॉर्म में, तब फायदा मिलेगा कि काम आपका एक साथ मल्टीपल काम करके वो दे देगा और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना। तो उसको कहते हैं सीपीयू को यूटिलाइजेशन। मतलब जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ये सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो ये एल्गोरिथम में पढ़ाया जाएगा कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा सीपीयू को यूटिलाइज करके रखा, तो बेस्ट एल्गोरिथम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रूपुट। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक समय में कितना प्रोसेस को कितना काम करके दे रहा है वो उसका थ्रूपुट कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी रेंज फ्रॉम कितना हो सकता है, 10 पर सेकेंड या 1 आवर, डिपेंड ऑन द स्पेसिफायर आपका प्रोसेस। एक प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि एक 10 सेकेंड या 1 घंटे तक आपका ये डिपेंड करता है किस तरह का प्रोसेस है उसके लिए। तो प्रोसेस क्या हुआ, एक यूनिट टाइम में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस को हम करके दे रहे हैं, कितने प्रोसेस को कंप्लीट सीपीयू कर रहा है, उसका क्या कहलाएगा, थ्रूपुट कहलाएगा। ठीक है, मान लो 1 सेकेंड में 10 काम करके देगा या 1 घंटे में 1 काम करके देगा, ये डिपेंड करता है जॉब पे, कैसा जॉब है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसको कहते हैं थ्रूपुट, मतलब एक यूनिट टाइम, है ना, कितना प्रोसेस वो डन करके दे रहा है उसका कहलाता है सीपीयू का थ्रूपुट। समझे बात। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ टाइम टेक टू एक्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस करने में जितना समय लगा, एक प्रोसेस को रन कराने में जितना समय लगा, वो क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, द इंटरवल फ्रॉम टाइम टू सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टू द टाइम द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। ये पूरा इन्वॉल्व कहाँ से होता है, जब आपने सीपीयू को दिया काम करने के लिए और जब तक सीपीयू कंप्लीट कर लिया, तो पूरा उतना तक के टाइम को हम लोग कहते हैं क्या, टर्न अराउंड टाइम। तभी ना हुआ, जैसे हम काम करने के लिए दिए आपको, हम 10 बजे कहे कि आप काम करना है शुरू करो, तो आपका स्टार्टिंग वहाँ से हुआ, और जब आपने आप काम खत्म करके दिया लास्ट, तो आपका पूरा टर्न अराउंड टाइम हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय कितना लगा, है ना, अमाउंट ऑफ टाइम, वो क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। मतलब एक काम को करने में सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक का जो टाइम लगा, उसको हम लोग कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग टाइम। ठीक है, जब एल्गोरिथम जब हम लोग चेक करते हैं तो ये सब निकालते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या हुआ, द सम ऑफ पीरियड स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, अमाउंट ऑफ टाइम
A process has been waiting in the ready queue, accuracy get control to CPU। कहने का मतलब क्या हुआ, कितने समय तक रेडी क्यू में वेट किया, है ना सर, रेडी क्यू में कितने समय तक आप वेट किए, ताकि वो जब तक वो सीपीयू को नहीं जा रहा है तब तक तो आप वेट ही कर रहे हो प्रोसेस करने के लिए, तो टाइम क्या कहलाएगा, वेटिंग टाइम, है ना। जैसे मान लीजिए आप गए टिकट काउंटर पे, आप है रेडी क्यू में, आप है रेडी है, अब एक को प्रोसेस करने के लिए, है ना, जितना समय लगा उस समय आपके लिए वो वेटिंग हुआ। जैसे पहला नंबर पे टिकट कटा, टिकट काटने के लिए गया, उसका टिकट काटना शुरू हो गया, टिकट उसके हाथ में मिला, है ना, हाथ में जब तक नहीं मिला, कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आप वेट कर रहे हो, तो आपके लिए वो वेटिंग टाइम है। ठीक है, तो वो रेडी क्यू में आप हैं और सीपीयू को अलॉट करने के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो जितने देर तक अलॉट करने के लिए वेट हो रहा है सीपीयू के लिए, वो आपका वेटिंग टाइम का। लोड एवरेज, लोड एवरेज क्या कहलाता है, इट इज एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर रन टू गेट इनटू द सीपीयू। मतलब इट इज एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इन द सीपीयू। मतलब जितना आपका प्रोसेस में है ना, उसका कितने समय तक सीपीयू के लिए वेट करना पड़ा, सबको जोड़कर जो प्रोसेस को डिवाइड करके एवरेज निकल के आएगा, तो कहलाएगा लोड एवरेज टाइम। ये लोड एवरेज टाइम निकल के आएगा। जैसे मान लो 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस में किसी को 10, किसी को 20 इस तरह का वेट करना पड़ा, और सबको जोड़कर जो फाइनल वो डिवाइड करेंगे 5 प्रोसेस जो नंबर है, वो लोड एवरेज टाइम निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड until the first response is received। तो रिस्पॉन्स टाइम हो गया, है ना, जब तक कि अगला काम खत्म नहीं हुआ, है ना, तब और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उतने समय तक जो रिस्पॉन्स करने के लिए जो वेट कर रहे हैं, वो कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि थ्रूपुट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, लोड एवरेज क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले बताइए। या सर क्लियर हो गया सर। अब चलिए नेक्स्ट बात, हाँ बोलिए सर। अब हो गया। अरे जैसे इसको आप अगला एल्गोरिथम अगले दिन डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, यस सर। तो क्या क्लास भी तो करेक्ट होने में 2-4 मिनट 10 मिनट लेट हो गया, वैसे ही वहाँ ओडी गलत भेज दिए। इसको बता दीजिए, रहने दीजिए अब। हाँ, इसको खाली समझा कर रहने देंगे। ठीक है, अगला स्लाइड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सीपी शेड्यूलिंग। सीपी शेड्यूलिंग करने के लिए हम बताए थे कि एल्गोरिथम यूज किया जाता है ना। जैसे आप शेड्यूलर तो हो गया कि अलॉटिंग कर दिया, कैसे आप उसको करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम यूज करें ताकि ये प्रोसेस सही से हो सके। जैसे आप जिसे किसी का क्लास कंडक्ट कराना है, तो रूटीन कैसे बनाए कि सही से प्रॉपर्ली मेरा क्लास कंडक्ट करें। अब उसमें भी दिमाग लगाते हैं हम लोग, एल्गोरिथम लगाते हैं, कैसे क्या करें। तो ये एक कहलाता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मतलब शेड्यूल बनाने के लिए, प्रोसेस को रन कराने के लिए एक शेड्यूल जो बना रहे हैं, है ना, कि कैसे उसको करना है, कैसे उसको सीपीयू को भेजना है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीपीयू को हो सके, तो वो कहलाता है शेड्यूलिंग। ये किसके हेल्प से करते हैं हम लोग, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। जैसे मान लीजिए आपका रूटीन चलना है, 4 घंटे क्लास चलना है, 4 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम कि 4 घंटा मेरा यूज हो बिना टाइम वेस्टेज। इसलिए सोचिएगा कि प्रॉपर रूटीन बने कि मेरा टाइम वेस्टेज ना हो और काम भी हो जाए। एल्गोरिथम लगाए ना, उसमें अपना दिमाग लगाइए, एल्गोरिथम लगाएगा, लॉजिक सोचिएगा और देन बनाइएगा, तब जाकर वो जाके शेड्यूल प्रॉपर कंप्लीट हुआ, तब उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करता है। उसी तरह शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी बताता है कि सीपीयू को कैसे कम ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, है ना। ये पता किसे चलता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहेगा तो ज़्यादा यूटिलाइज होगा, बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं रहेगा तो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, सीपीयू आइडियल भी रह जाएगा। तो बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो यूज किया जाता है प्रोसेस करने के लिए। सीपीयू को जो प्रोसेस करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, किस प्रोसेस को पहले लेगा, किस प्रोसेस को बाद में करेगा, इसके लिए एक प्रॉपर एल्गोरिथम यूज किया जाता है। वो एल्गोरिथम क्या क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा पहला काम होगा। ऐसा नहीं है कि हायर वाला प्रायोरिटी वाला को पहले कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहला काम आओ पहला काम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग टिकट लेने जाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही वाइज होता है, जो पहले आएगा उसी को टिकट मिलेगा, लास्ट वाला को लास्ट में मिलेगा, वहाँ प्रायोरिटी नहीं ले देता। जैसे जाता है कि वीआईपी काउंटर है तो वीआईपी काउंटर पे जाइए, लेडीज काउंटर है तो लेडीज काउंटर पे जाइए आप। ऐसा नहीं होता कि आप वो चाहिए बीच में प्रायोरिटी आपका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसको होता है फर्स्ट कम, जो आया उसका प्रोसेस पहले होगा। दूसरा हुआ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो कम से कम समय ले रहा है प्रोसेस का काम पहले करो और ज़्यादा समय वाला को बाद में करो।
नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा समय वाला के कारण छोटा समय वाला जो समय ले रहा है वो भी वेट करता रहेगा, उसका एक प्रोसेस नहीं होगा। इसको वहाँ पे जब ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है तो वहाँ पे हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट प्रिंटर का क्यों मेंटेन करते हैं, वहाँ पे यूज होता है। प्रिंट आउट निकालते हैं, उसमें जिसका पहले प्रिंट आउट है उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, जिसका बाद में आया उसका बाद में आएगा। ये चीज़ मेंटेन होता है वहाँ पे भी। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, जिसका प्रायोरिटी हायर होगा उसका काम पहले करेगा, और जिसका प्रायोरिटी लोअर होगा उसका काम बाद में करेगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी वाला में प्रायोरिटी की बात आ जाती है। नेक्स्ट है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मतलब इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट कि सबका काम करेंगे एक साथ, सर्टेन टाइम इंटरवल सबके लिए अलॉट कर देंगे, उतने टाइम तक एक का काम टाइम देंगे, उसके बाद फिर दूसरे का टाइम देंगे, है ना। तो उसको कहते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है कि एक सारे प्रोसेस के लिए एक कॉमन टाइम दे दिया जाता है, एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया जाता है, 2 मिनट 2 सेकंड 4 सेकंड जितना, और सबको उसी में अलॉट कर दिया जाता है कि इतने सेकंड में आपका काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर अगेन दोबारा नंबर मिलेगा। तो जहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसा आ रहा है कि टाइम स्लॉट फिक्स करके काम कराना है, तो जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे शेड्यूलिंग जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वहाँ पे किसको यूज करते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसी तरह मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ये सब आपका डिफरेंट टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो यूज किया जाता है आपको शेड्यूलिंग को मेंटेन करें, प्रोसेस को, सीपीयू को जितने प्रोसेस क्यू में है उसको अलॉट करने के लिए हेल्प करने में ये सारे एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को हम यूटिलाइज कर सकें, है ना, कम से कम सीपीयू आइडियल हो सके। ठीक है, तो चलिए एक करके वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, एक एक करके वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जितना हो सकता है एक करके करेंगे। ठीक ना, ठीक है। यस सर प्रायोरिटी चलिए सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ, पीडीएफ तो डेली आप लोग को सेंड कर ही देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़िएगा तब ना, पढ़ते नहीं ना, खाली पीडीएफ सेंड कर दिया करते हैं सर, पढ़िए उसकी। कॉन्टेस्ट ठीक है ना, पढ़ना भी है, खाली जमा करते नहीं जाना है पीडीएफ की, घर पे जमा करते जाना है, मोबाइल में भर जाएगा डेटा, ऐसे नहीं भरना है। ठीक है ना, पढ़ना भी उस पर। ठीक है, सर प्रायोरिटी वाला पता कैसे चलेगा कि कौन हायर है कौन लोअर है? हाँ तो उसमें पार्टी लिखा जाता है, प्रोसेस में पार्टी दे दिया जाता है, ये पार्टी नंबर 1 वाला है, पार्टी नंबर 2 वाला है, देन उसको प्रोसेस करते हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, प्रायोरिटी दिया रहता है शेड्यूल में, प्रोसेस में दिया रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी दिया रहता है, समझे। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पे, है ना, जब आएंगे तो पता चल जाएगा कैसे क्या होता है।